फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। सम्राट मार्कस ऑरेलियस की मृत्यु के 16 साल बाद रोम भ्रष्ट जुड़वां सम्राट गेटा और कैराकल्ला द्वारा चलाया जाता है। ऑरेलियस का एक आदर्श रोम का सपना टूट गया है क्योंकि जुड़वां की आक्रामकता साम्राज्य में फैल रही है और धीरे धीरे इसे नीचे ला रही है, इसलिए महान शहर का पतन अपरिहार्य है। उत्तरी अफ्रीकी राज्य नामीबिया में हन्नो अपनी पत्नी ओरिशा के साथ एक शांत जीवन जी रहा है। हालांकि जब सायरन रोमन सेना द्वारा आक्रमण की घोषणा करते हैं तो शांति भंग हो जाती है। शहर से धुआं निकलता देख हन्नो और ओरिशा अपने कवच पहनते हैं और बाकी नागरिकों के साथ मिलकर अपने नेता जुगुरथा को रक्षा योजना बनाते हुए सुनते हैं। युद्ध के लिए जाने से पहले हन्नो और ओरिशा अंगूठियों का आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं। दंपत्ति दीवार पर टीम में शामिल हो जाता है और हन्नो एक प्रेरणादायक भाषण देता है। जल्द ही जनरल अकातसियस के नेतृत्व में रोमन जहाज किनारे पर दिखाई देते हैं, इसलिए नामीबियन अपने गुलेल और धनुष से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जहाजों को भारी नुकसान होता है, हालांकि अकातसियस अपने आदमियों को चलते रहने का आदेश देता है जबकि वे अपने गुलेल और तीरंदाजों से जवाबी हमला करते हैं। दोनों तरफ से आग फैलती है और कुछ ही मिनटों में कई लोग मर जाते हैं। जब जहाज किले तक पहुंचते हैं तो रोमन सेना कुछ प्लेटफॉर्म नीचे उतारती है और आक्रमण करती है। अकातसियस आगे बढ़ता रहता है और अपनी तलवार से एक के बाद एक सैनिकों को गिराता है और उन पर कोई दया नहीं करता। हन्नो ने भी अपनी तरफ से ऐसा ही किया और रोमनों को प्रभावशाली गति से मार गिराया। जब रोमन अपनी ढालों की ताकत से किले में घुसते हैं तो ओरिशा ऊपर से अपने तीर चलाती है, तलवारबाजों को कवच देती है। जब अकातसियस उसे देखता है तो वह अपने तीरंदाजों को जवाबी हमला करने का आदेश देता है और ओरिशा को गोली मार दी जाती है। हेनो डर के मारे देखता है कि कैसे उसका शरीर समुद्र में गिरता है और एक रोमन उससे पीछे से मारता है, जिससे वह भी गिर जाता है। बेहोशी की हालत में हेनो पौराणिक नाविक को ओरिशा को परलोक में ले जाते हुए देखता है। वह उसके पीछे भागने की कोशिश करता है और उसका नाम चिल्लाता है, लेकिन उसी समय उसका शरीर फिर से ऊपर आ जाता है और वह जाग जाता है। पास ही उसे अपनी पत्नी का शव मिलता है, इसलिए वह रोता है और रोमियो द्वारा पकड़े जाने से पहले उसकी छाती से तीर निकाल लेता है। इसके बाद अकातसियस शहर पर रोम का दावा करता है जबकि उसके आदमी शवों को जला देते हैं। हन्नो सहित सभी नागरिकों के शरीर पर जलते हुए दाग लगाए जाते हैं, जिससे वे गुलाम बन जाते हैं। इसके बाद गुलामों को जहाजों में रोम भेजा जाता है। यात्रा के दौरान हन्नो को पता चलता है कि जुगुरथा को एक गंभीर घाव है और वह उसे लपेटने में मदद करता है। जुगुरथा को लगता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे वह दिन याद आता है जब उसने हन्नो को रेगिस्तान में एक खोए हुए बच्चे के रूप में पाया था। इससे हन्नो के दिमाग में एक याद ताजा हो जाती है। वह एक अच्छा परिवार के साथ रहने वाला एक बच्चा था, लेकिन जब रोमनों ने उसके घर पर हमला किया तो उसकी मां ने उसे दूर भेज दिया। आखिरकार जहाज रोम के बंदरगाह ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं। अकातसियस का नायक के रूप में स्वागत किया जाता है और जुड़वां सम्राट उसे ख्याति से नवाजते हैं। वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए युद्ध से छुट्टी मांगता है, लेकिन जुड़वां भाई घोषणा करते हैं कि वे अगले चरण में फारस और भारत पर आक्रमण करेंगे। दासों को रोम के बाहरी इलाके में एंटियम ले जाया जाता है, जहां मैक्रिनस ग्लैडिएटर प्रशिक्षण की देखरेख करता है। जुगुरथा, हेनो और कुछ अन्य दासों को एक अभ्यास क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, जहां उन्हें जंगली बबूनों के झुंड से लड़ना होता है। छिपे हुए सैनिक बबून पर तीर चलाते हैं ताकि वे और अधिक हिंसक हो जाएं और जल्द ही ये जानवर गुलामों पर कूद पड़ते हैं और उन्हें अपने दांतों से मार डालते हैं। जुगुरथा लड़ने से इनकार कर देता है और अंत का इंतजार करते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। हन्नो उससे जीवों से बचाना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जुगुरथा मर जाता है। जब बबून हन्नो के पीछे आता है तो वह अपनी जंजीरें उसके मुंह में डालकर और उसके पैर को काटकर उसे रोकता है। फिर वह अपनी जंजीरों से बबून का गला घोंटकर उसे मार डालता है, जिससे मैक्रिनस इतना प्रभावित होता है कि वह हन्नो को खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद हन्नो और उसके दोस्तों को मैक्रिनस के बाकी गुलामों के साथ बैरक में भेज दिया जाता है, जो बबून जैसी आवाजें निकालकर हन्नो का मजाक उड़ाते हैं। गुलामों को खाना खिलाने के बाद उन्हें मैक्रिनस के पास ले जाया जाता है ताकि वह नए रंगरूटों का मूल्यांकन कर सके। हेनो बोलने से मना कर देता है, इसलिए मैक्रिनस ग्लैडिएटर ट्रेनर विगो को उससे लड़ने का आदेश देता है। पहले तो ऐसा लगता है कि हेनो को नुकसान हो रहा है, लेकिन जल्दी वह संभल जाता है और विगो को हराने के लिए प्रभावशाली कौशल के साथ वापस लड़ता है।
फिर हन्नो को निजी कक्षों में भेजा जाता है, जहां मैक्विनस बताता है कि वह ग्लेडिएटरों को उनके क्रोध के लिए चुनता है और हन्नो में बहुत क्रोध है। हन्नो आखिरकार बात करता है और कहता है कि उसका लक्ष्य अकातसियस को मारना है, और मैक्विनस बताता है कि अगर वह रोम में पर्याप्त लड़ाइयां जीतता है तो वह ऐसा कर सकता है। इस बीच अकातसियस अपनी पत्नी लुसिला से फिर से मिल जाता है, जो पिछले सम्राट की बेटी है। वह स्वीकार करता है कि वह जुड़वां भाइयों के अत्याचार से थक चुका है, इसलिए वह और ल्यूसिला सम्राटों के खिलाफ विद्रोह करने और रोम को फिर से महान बनाने की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद मैक्विनस हेनो को शहर में सेनेटर ट्रॉक्स द्वारा आयोजित एक पार्टी में ले जाता है। हेनो और ट्रॉक्स के एक गुलाम को सम्राटों के सामने तलवारों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पहले तो हन्नो ने मारने से मना कर दिया और दूसरे आदमी पर फर्नीचर और आसपास की किसी भी वस्तु से हमला कर दिया, लेकिन वह आदमी आत्मसमर्पण करने से मना कर देता है, इसलिए हन्नो के पास तलवार से उस पर वार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। गेटा बहुत प्रभावित होता है और हन्नो से पूछता है कि वह कहां से है, लेकिन हन्नो ने वर्जिल के दयानियत से नरक के बारे में एक उद्धरण के साथ उत्तर दिया। शुक्र है कि सम्राटों को कविता मनोरंजक लगती है और वे हन्नो को अखाड़े में देखने के लिए उत्सुक हैं। पार्टी के बाद मैक्विनस हेनो को सम्राटों के सामने ढीठ होने के लिए डांटता है और पूछता है कि उसने ऐसे शब्द कहां से सीखे। हेनो कहता है कि उसके शहर में एक रोमन कैदी था और उसने उससे कुछ कहानियां सीखी, लेकिन मैक्विनस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। हेनो को ये देखकर आश्चर्य होता है कि उसे लड़ाई के लिए 2 सिक्के दिए गए हैं और उसे पता चलता है कि ग्लैडिएटर अपनी आजादी खरीदने के लिए पैसे बचा सकते हैं। उस रात एक गुप्त कक्ष में ल्यूसिला और अकातसियस कुछ सेनेटरों से मिलते हैं और रोम को बचाने की अपनी योजनाएं साझा करते हैं। अकातसियस बताता है कि रोमन सेना उसके प्रति वफादार है और सेनेटर उसका समर्थन करने के लिए सहमत हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हेनो और अन्य गुलामों को कोलोसियम में ग्लैडिएटर खेलों के लिए रोम लाया जाता है। वे वास्तुकला और मूर्तियों से प्रभावित हैं, लेकिन वे सड़कों पर सभी गरीब लोगों को भी देखते हैं। मैक्विनस ट्रावेक्स से मिलता है और वे अपने दांव को दोगुना करने के लिए सहमत होते हैं। कोलोसियम में सम्राट अकातसियस और ल्यूसिला को मुख्य सीटों पर प्राप्त करते हैं और भीड़ जनरल का नाम जपती है। अकातसियस के कुछ शब्दों के बाद गुलाम अखाड़े में प्रवेश करते हैं और ग्लेडिएटर चैंपियन ग्लिसियो एक गेंडे की सवारी करके आता है। हेनो समूह के नेता के रूप में कार्य करता है और गेंडे के हमलों से बचने के लिए एक रणनीति बनाता है। पहले तो सब ठीक चलता है, लेकिन जल्द ही एक गुलाम को नीचे गिरा दिया जाता है। घाव की वजह से वह धीरे धीरे भागता है, इसलिए ग्लिसियो उसे आसानी से कुछ बोलस से पकड़ लेता है और गेंडा उसे अपने सींग से मार देता है। फिर हेनो अपने हाथों से कुछ मिट्टी चलाता है, जो ल्यूसिला को उसके पूर्व प्रेमी मैक्सिमस की याद दिलाता है, जो पहली फिल्म का नायक है। वह गेंडे पर भी कुछ मिट्टी फेंकता है ताकि उसका ध्यान भंग हो और वह रास्ते से हट जाता है, जिससे गेंडा दीवार से टकरा जाता है। ग्लिसियो राइनो से गिर जाता है और घायल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी आगे बढ़ सकता है और हेनो के पीछे जाता है। जब पुरुष लड़ते हैं और एक दूसरे को पीटते हैं तो गेटा को हेनो द्वारा पार्टी में साझा की गई बात याद आती है और ल्यूसिला इससे एक और सुराग के रूप में लेती है। हेनो और ग्लिसियो अखाड़े के आसपास किसी भी हथियार का उपयोग करके भयंकर लड़ाई जारी रखते हैं। जब ग्लिसियो हन्नो को गिराने में सफल हो जाता है तो कैराकल्ला खून का विकल्प चुनता है, लेकिन ल्यूसिला दया की भीख मांगती है। गेटा हन्नो को बचाने के लिए अंगूठा दिखाता है, जो कहता है कि वह रोमनों द्वारा दया नहीं करना चाहता और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ ही चालों में वह ग्लिसियो को चाकू मारने में सफल हो जाता है और भीड़ मार डालो शब्द का नारा लगाती है। इस बार गेटा अपना अंगूठा नीचे कर देता है और हेनो 2 तलवारों से ग्लिसियो का सिर काट देता है। अब भीड़ और यहाँ तक कि दूसरे गुलाम भी हेनो का नाम जपते हैं। ग्लेडिएटर के क्वार्टर में डॉक्टर रवि हेनो के घावों की देखभाल करते हैं। लड़ाई के बाद ल्यूसिला अपने निजी क्वार्टर में जाती है और आज जो सुराग उसने देखे हैं उन्हें एक साथ जोड़ती है। उद्धरण और चल रही गंदगी से पुष्टि होती है कि हन्नो लुसियस है, जो मैक्सिमस से उसका बेटा था। जब लुसियस एक बच्चा था तो वह सिंहासन का एकमात्र वैध उत्तराधिकारी था, इसलिए लुसिला ने उसे उन लोगों से बचाने के लिए दूर भेज दिया जो सत्ता के लिए उसे मारना चाहते थे। ल्यूसिला रोती है जब उसे पता चलता है कि उसका प्यारा बेटा वापस आ गया है और मैक्विनस को भोजन साझा करने के लिए आमंत्रित करती है। वह अपने दासों के बारे में पूछते समय सहज होने का प्रयास करती है, लेकिन मैक्विनस को पता चल जाता है कि वह कुछ छिपा रही है। बाद में मैक्विनस ने चारों ओर पूछताछ की और पता चला कि ल्यूसिला का एक बेटा था जो गायब हो गया था।
अफवाहों के अनुसार ल्यूसिला के दिवंगत पति लड़के के पिता नहीं थे, क्योंकि उन्हें पुरुषों की संगति पसंद थी। ये जानकारी मैक्विनस को 2 और 2 को जोड़ने में मदद करती है। शाम को ल्यूसिला एक छिपी हुई सुरंग के माध्यम से भाग जाती है और एक सेनेटर दोस्त से मिलती है, जो उसे ग्लेडिएटर की कोशिकाओं में चुपके से ले जाता है। हन्नो ने खुलासा किया कि उसे वह और उसका असली नाम याद है, लेकिन उसने कहा कि लुसियस मर चुका है और अब वह सिर्फ हन्नो है। लुसिला खुद को समझाने की कोशिश करती है, हालांकि हन्नो गुस्से में उस पर चिल्लाता है और उसे बाहर निकाल देता है। जब लुसिला घर लौटती है तो वह अकातसियस को बताती है कि उसका बेटा जिंदा है और उसकी मदद के लिए भीख मांगती है, जिसे एक नौकरानी सुन लेती है। अगली सुबह हन्नो दूसरे गुलामों के साथ प्रशिक्षण ले रहा है, लेकिन विगो अभी भी नाराज है और समूह को दूर भेज देता है ताकि हन्नो को अकेले ही नाव चलाने का काम संभालना पड़े। दिन के अंत में हन्नो के हाथ कच्चे हैं, इसलिए रवि अपनी कहानी साझा करते हुए उनकी देखभाल करता है। रवि एक आजाद आदमी है और वह पहले ही अपने वतन लौट सकता था, लेकिन उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, इसलिए उन्होंने यहाँ रोम में एक नई जिंदगी शुरू की। अगली ग्लेडिएटर लड़ाई जहाजों पर होगी। अखाड़ा पानी से भरा हुआ है और उसमें कुछ शार्क तैर रही हैं। प्रतिद्वंद्वी ज्वलंत तीरों से आग लगाते हैं और जब भी कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसका शरीर पानी में गिर जाता है और शार्क का भोजन बन जाता है। हेनो अपनी टीम को नाव चलाते रहने के लिए कहता है और जब वे दूसरे जहाज के काफी करीब पहुंच जाते हैं तो वे उनके चप्पू नष्ट कर देते हैं। तीर उड़ते रहते हैं और कुछ और लोगों को मार देते हैं, लेकिन इससे हेनो के लोग नाव चलाने से नहीं रुकते। चूंकि उनका दुश्मन चप्पू के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए हेनो का जहाज आगे बढ़ता है और सीधे दूसरे जहाज से टकराता है, जिससे वह टूट जाता है और एक एक करके सभी मारे जाते हैं। टूटे हुए जहाज को दीवार से टकराने के कारण और भी शव पानी में गिरते हैं, जिससे हेनो मुख्य सीटों के पास आ जाता है। वह एक क्रॉसबो पकड़ता है और अकातसियस पर गोली चलाता है, लेकिन आखिरी सेकंड में एक लड़ाकू उसे धक्का देता है और वह चूक जाता है। तीर जुड़वा बच्चों के बीच में गिरता है, जो सोचते हैं कि यह एक व्यक्तिगत हमला था। लड़ाई के बाद गुलाम फिर से हन्नो का नाम जपते हैं। विगो हन्नो को उसकी क्रॉसबो चाल के लिए डांटने आता है, लेकिन हन्नो कहता है कि विगो को खुश होना चाहिए कि तीर उसके लिए नहीं था। इस बीच ल्यूसिला की नौकरानी ट्रैक्स के साथ सारे रहस्य साझा करती है। बाद में मैक्विनस ट्रैक्स के घर आता है और अपने दांव से सारा पैसा लेता है और बताता है कि अब यह उसका घर है। ट्रैक्स द्वारा उसे दिए गए रहस्यों के बदले में विद्रोही जुड़वा बच्चों को गद्दी से उतारने की योजना बना रहे हैं। हालांकि यह योजना तब तक के लिए टाल दी गई है जब तक कि कुछ ग्लैडिएटर को अखाड़े से बचा नहीं लिया जाता। उस रात महल के सैनिक ल्यूसिला को उसके घर से उठा लेते हैं। ग्लैडिएटर के क्वार्टर में अकातसियस और उसके आदमी हन्नो को बचाने के लिए चुपके से घुस रहे हैं। हालांकि सम्राट के सैनिक पहले से ही अकातसियस को पकड़ने से पहले उन आदमियों को तीरों से मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जोड़े को जुड़वा बच्चों को देखने के लिए ले जाया जाता है और गेटा उन्हें उनके विश्वासघात के लिए डांटता है, लेकिन अकातसियस उस पर हंसता है। इससे कैराकल्ला क्रोधित हो जाता है, जो तलवार पकड़ लेता है और अकातसियस को मारने की कोशिश करता है। गेटा तुरंत उसे रोकता है, कहता है कि सजा सार्वजनिक होनी चाहिए। जोड़े को एक कोठरी में ले जाने के बाद मैक्विनस बताता है कि सूली पर चढ़ना चोरों के लिए है और अकातसियस एक नायक है। इसलिए अगर सम्राट नागरिकों के अच्छे पक्ष में रहना चाहते हैं तो अकातसियस को अखाड़े में भेजना बेहतर विचार होगा। अगले दिन रवि हन्नो को ग्लैडिएटर चैंपियनों को मंदिर दिखाता है और हन्नो को पता चलता है कि मैक्सिमस का नाम मिटा दिया गया है। लेकिन मैक्सिमस की कब्र में उसके कवच और तलवारें अभी भी अच्छी स्थिति में रखी हुई हैं। दीवार पर हेनो ने लिखा है कि हम इस जीवन में जो करते हैं वह अनंत काल तक गूंजता रहता है। अगली ग्लैडिएटर लड़ाई के लिए अतिरिक्त सैनिक मुख्य सीटों की सुरक्षा कर रहे हैं और ल्यूसिला को बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अकातसियस पहला ग्लैडिएटर है और उसे प्रेटोरियन गार्ड के सैनिकों के खिलाफ लड़ना होगा। इतने सारे विरोधियों का सामना करना आसान नहीं है और अकातसियस कई बार घायल हो जाता है, लेकिन वह अभी भी एक शानदार योद्धा है और अपनी तलवार से हर सैनिक को मारने में कामयाब होता है। इसके बाद हन्नो को बाहर भेजा जाता है और वह अकातसियस से लड़ना शुरू कर देता है, इसलिए भीड़ को समझ नहीं आता कि किससे लड़ना है और जल्द ही खत्म होने के संकेत मिलते हैं। आखिरकार अकातसियस थक जाता है, इसलिए वह हन्नो से कहता है कि वह उसकी असली पहचान जानता है और आत्मसमर्पण के संकेत के रूप में अपना हाथ उठाने से पहले अपनी तलवारें गिरा देता है। गेटा तुरंत अपना अंगूठा नीचे कर देता है, लेकिन इससे पहले कि हन्नो अपनी तलवार उठा पाता
अकातसियस बताता है कि वह लुसिला से सच्चा प्यार करता है और वह मैक्सिमस के लिए मर सकता था। इससे हन्नो भी अपनी तलवार नीचे गिरा देता है और सम्राट क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए वे तीरंदाजों को आदेश देते हैं कि वे उसे मौत के घाट उतार दें। तीरों से अकातसियस तुरंत मर जाता है और हन्नो भीड़ से पूछता है कि क्या रोम अपने नायकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, क्योंकि तब नागरिकों को और भी बुरा व्यवहार होने की उम्मीद करनी चाहिए। फिर भीड़ सम्राटों को चिढ़ाने लगती है और जब तक उनके नेता कोलोसियम से बाहर नहीं निकल जाते तब तक पहरेदार लोगों को रोके रखते हैं। शाम को मैक्विनस हन्नो से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने अकातसियस को क्यों रहने दिया। हन्नो समझाता है कि एक बेहतर रोम का निर्माण संभव है, लेकिन मैक्विनस सोचता है कि यह एक असंभव सपना है और हन्नो को याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक उपकरण है। सड़कों पर नागरिक दंगे कर रहे हैं और जगह जगह आग लगा रहे हैं और जुड़वा बच्चों के सिर मान रहे हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ उनसे लड़ती है और अपनी संख्या से उन्हें दबा देती है। शाही कक्षों में गेटा और कैराकल्ला इस बात पर बहस करने लगते हैं कि क्या करना है और कैराकल्ला हर बात के लिए गेटा को दोषी ठहराता है, जो अपने भाई के चेहरे पर पानी फेंककर जवाब देता है। कैराकल्ला कमरे से बाहर निकल जाता है और मैक्विनस उसे बहकाने के लिए उसका पीछा करता है। वह कहता है कि गेटा सार्वजनिक रूप से हर चीज के लिए कैराकल्ला को दोषी ठहराएगा, इसलिए कैराकल्ला को उससे भिड़ जाना चाहिए। सब कुछ साझा करने से थककर कैराकल्ला एक ब्लेड पकड़ता है और अपने भाई का हाथ काट देता है। गेटा उससे आगे जाने से रोकता है और कैराकल्ला को याद दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है, जिससे वह अचानक मैक्विनस कैराकल्ला के पीछे प्रकट होता है और गेटा की गर्दन पर कुछ बार वार करने से पहले उसे चाकू मार देता है। सुबह में ल्यूसिला हेनो से मिलने जाती है और उसे मैक्सिमस की अंगूठी देती है। बदले में हेनो गले मिलने से पहले अपनी संवेदना व्यक्त करता है। इस बीच कैराकल्ला सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और घोषणा करता है कि उसका बंदर उसका पहला कौंसल होगा, जबकि मैक्विनस उसका दूसरा कौंसल होगा। मैक्विनस की उपस्थिति गेटा के सिर को सेनेटरों के सामने रखती है और बताती है कि उन्हें अपनी सरकार की रक्षा के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए वे उसे प्रेटोरियन गार्ड का नेता बनाने के लिए वोट देते हैं। इसके बाद मैक्विनस लुसिला से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वह उसके पिता का गुलाम हुआ करता था और अब वह खुद सम्राट बनकर शाही वंश को खत्म करने की योजना बना रहा है। उसी समय हन्नो रवि को अंगूठी देता है और उसे ओस्टिया में अकाटियस की सेना के पास ले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले रवि हन्नो को सेल की चाबियां देता है। अगले दिन रवि को जनरल तक पहुंचने के लिए कुछ गार्डों से बचना पड़ता है, जो तुरंत मदद करने के लिए सहमत हो जाता है जब उससे पता चलता है कि अंगूठी रोम के राजकुमार लुसियस ने भेजी है। कोलोसियम में विगो ने घोषणा की कि यह हन्नो की आखिरी लड़ाई होगी और उसे स्वतंत्रता की लकड़ी की तलवार दिखाई, जिसे वह अपनी मां की रक्षा करके जीत सकता है। अचानक हन्नो ने सेल का दरवाजा खोला और विगो को नीचे गिरा दिया और फिर धीरे धीरे लकड़ी की तलवार से उसे मार डाला। अन्य गुलाम भी अपनी कोशिकाओं से बाहर आते हैं और जल्दी से उन सभी गार्डों को मार देते हैं जो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जब गुलाम रास्ता खोलते हैं तो हन्नो अपने पिता की कब्र पर उनकी तलवार और कवच लेने जाता है। उसके पास अभी भी वह तीर है जिससे अराचित की मौत हुई थी और वह उसे अपने लिए इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद हन्नो गुलामों को एक प्रेरणादायक भाषण देता है, जो सभी अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए सहमत हो जाते हैं। फिर वह अखाड़े में प्रवेश करता है और लुसिला को विद्रोही सेनेटरों से घिरे एक खंभे से बंधा हुआ पाता है, जबकि भीड़ उसका नाम जपती है। शाही सैनिक भी अखाड़े में प्रवेश करते हैं और भीड़ उन्हें चिढ़ाती है, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर सके, गुलाम पर्याप्त संख्या में हेनो की लड़ाई में मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही भयंकर युद्ध शुरू होता है, कैराकल्ला उत्साहित हो जाता है, लेकिन मैक्विनस निराश हो जाता है और एक कमांडर को घुड़सवार सेना को बुलाने के लिए कहता है। हालांकि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि घुड़सवार सेना शहर की रक्षा कर रही है, क्योंकि अक्राटियस की पुरानी सेना ओस्टिया से आक्रमण करने आ रही है। वे फिर भी कुछ सैनिकों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, जो जल्द ही अखाड़े में घुस जाते हैं और बिना किसी दया के गुलामों और सेनेटरों को मारना शुरू कर देते हैं। भीड़ में हड़कंप मच जाता है और एक गार्ड तीर चलाता है, जिससे एक दर्शक की मौत हो जाती है। यह आखिरी तिनका है और अब भीड़ दंगा करना शुरू कर देती है, सैनिकों को दीवारों से धकेल देती है, लेकिन इस प्रक्रिया में और भी नागरिक मारे जाते हैं। जब सभी का ध्यान भटक जाता है, मैक्विनस मौका पाकर कैराकल्ला को उसके कान में एक बोटकिन डालकर मार डालता है। अखाड़े में पर्याप्त सैनिक मारे जा चुके हैं और एक रास्ता बन गया है और हेनो अपनी मां को बचाने की कोशिश करता है।
उस समय मैक्विनस एक तीर चलाता है जो लुसिला के दिल को छेद देता है, इसलिए वह मरने से पहले हन्नो को प्रोत्साहन के अपने अंतिम शब्द कहती है। इसके बाद मैक्विनस एक घोड़े पर सवार होकर गेट पर सेना में शामिल होने के लिए निकल जाता है, इसलिए हन्नो उसका पीछा करने के लिए एक घोड़ा चुरा लेता है। कुछ मिनट बाद प्रेटोरियन गार्ड शहर के बाहर रवि के नेतृत्व वाली अकाटेस की सेना से मिलता है। हेनो मैक्विनस के सामने आता है और खुद को लूसियस के रूप में पेश करता है, जो सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है। वह मैक्विनस को उसके घोड़े से नीचे गिराने के लिए उस पर हमला करता है और लोग उसकी तलवारों से लड़ने लगते हैं। मैक्विनस एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बन जाता है जो हेनो की तलवार तोड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके चेहरे पर मिट्टी फेंककर उसे अदूरदर्शी बनाए रखता है। फिर मैक्विनस हेनो को नदी में धकेलता है और छुरा घोंपना शुरू कर देता है, लेकिन तलवार कवच पर उछलती रहती है। हेनो खुद को फिर से परलोक में देखता है और अपनी माँ के आखिरी शब्दों को याद करता है, फिर वापस ताकत के साथ सतह पर आता है। वह मैक्विनस को मुक्का मारता है और फिर तलवार निकालकर उसका हाथ काट देता है। उसके बाद उसके पेट पर वार करता है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। शव के बह जाने के बाद हन्नो सेनाओं को अपने दादा के आदर्श रोम के सपने की याद दिलाता है। सभी सैनिक अपना समर्थन दिखाने के लिए नारे लगाते हैं और अब और नहीं लड़ने के लिए सहमत होते हैं। उस रात लुसियस अखाड़े में जाता है और अपने पिता के नाम पर कुछ मिट्टी उठाने से पहले लुसिला का थोड़ा खून लेता है। फिल्म यहीं खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।